रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं रविंद्र बोल रहा होता है कि तुम लोग मेरे दुख को अपने दिल पर क्यों ले रहे हो। बापूजी बोलते हैं कि यारों के अलावा है ना अपना कोई नहीं होता। इधर धीरज बोलता है कि देखो मेरी बीवी है ना वो तो रही नहीं और बच्चे हुए नहीं। रविंद्र बोलता है कि अच्छा हुआ बच्चे नहीं किए। इधर अनु बोलती है कि जब अपने बच्चे दुख देते हैं ना तो यही लगता है कि काश हमारे बच्चे नहीं होते। लेकिन रविंदर जी कभी कभी संतान है ना सुख भी देती है। बापूजी बोलते हैं कि सच बोलूँ ना तो गलती हम बुजुर्गों की है, हम उन बच्चों से इतनी ज़्यादा उम्मीद क्यों ही रखते हैं। अनु बोलती है कि हाँ बापूजी आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। संतान से प्रेम तो हमेशा रहता है लेकिन मोह है ना बड़े होने तक ही होना चाहिए। बाद में उनकी अपनी ज़िंदगी उनके अपने कर्म जो करे उनको करने दो। अगर हमारे बच्चे बड़े होने के बाद हमारी देखभाल करे हमसे प्रेम करे तो बहुत अच्छी बात, और ना करे तो उनकी मर्जी। नासिर बोल रहा होता है कि अनु बेटा तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। हमें 40 की उम्र के बाद है ना अपने बुढ़ापे की तैयारी खुद ही करनी चाहिए, ताकि ही जब हम 60-65 वर्ष के हो जाए ना तो अपने पोतों पोती को टॉफ़ी देने के लिए बहू बेटे से पैसे ना मांगने पड़े। अनु बोलती है वैसे भी माता पिता होने का जो असली सुख है ना वो तो बच्चों के बचपन में ही होता है, बच्चों को उंगली पकड़ चलाने का सुख। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो मैंने तो सिर्फ एक ही चीज़ सीखी है, प्रेम हमेशा बच्चों से रहता है लेकिन उम्मीद है ना वो बच्चों से बिल्कुल मत करो। जब औलाद नालायक बेकार निकम्मी निकले ना तो सबको ऐसा ही लगता है कि बच्चे हैं ना हमें तो नहीं चाहिए। दिया है ना हमेशा रोशनी देता है लेकिन कभी कभी दिए से आग लग जाती है। मैं तो नहीं चाहती कि कभी भी ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर दूसरों के घर में दिए से आग लग जाती है तो ऐसा नहीं है कि हम अपने घर में दिया जलाना बंद ही कर दें। धीरज बोल रहा होता है कि हंसमुख ये है तो बेटी, लेकिन जब ऐसे बात करती है ना तो ऐसा लगता है कि माँ है। बापूजी बोलते हैं कि जब डांटती है ना तब भी ऐसा ही लगता है। सब लोग हंसने लग जाते हैं। अनु बोलती है कि रविंद्र अंकल मैं आपका सारा सामान है ना यहीं पर रख देती हूँ। अनु रविंद्र का सामान रख रही होती है तभी वो उसके अंदर रविंद्र की डायरी देखती है। रविंद्र अपनी डायरी में शायरियाँ लिखता है। अनु जैसे ही शायरी को पढ़ती है ना तो अनु को अनुज की याद आती है। अनु बोल रही होती है कि अंकल जी ये डायरी आपकी है क्या। बाबूजी बताते हैं कि हाँ इसी की है, और ये है ना बहुत ज़्यादा शायरी करता है। ये है ना कॉलेज में बस हर लड़की पर शायरी ही बोलता था। अनु बोलती है कि पहले है ना मुझे शायरी कविताएं ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, समझ नहीं आती थी, लेकिन फिर है ना मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगी। रविंद्र अंकल बोलते हैं कि बेटा कुछ सुना दो। अनु सबको एक शायरी सुनाती है। वो बोल रही होती है कि पहली बार जब मिले थे हम तो पहचान पुरानी थी। दिल ने सुनी बात मेरी लेकिन पहले से ही शुरू ये कहानी थी। सब अनु की बहुत तारीफ़ करते हैं। धीरज बोल रहा होता है कि बेटा ये किसने लिखी थी शायरी। अनु बताती है कि मेरे पति ने, वो बहुत अच्छी शायरी करते थे। लेकिन अब तो है ना सिर्फ उनकी यादें रह गई है। अनु अनुज को याद करके काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। रविंद्र अंकल बोलते हैं कि बेटा ये डायरी है ना तुम ही रख लो, मैं तो मनप्रीत के लिए शायरी की पूरी किताब लिखना चाह रहा था। लेकिन अनु बोलती है कि अंकल जी ये लेकिन वेकिन है ना, हर चीज़ को ऐसे एक जगह करके कचरे में फेंक दीजिए। आपने जो सोचा है ना वो आपको करना है। अनु सबको बोलती है कि अब आप लोग है ना रेस्ट कर लीजिए, कल हमें बहुत सारा काम करना है। आगे हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। पराग बोल रहा होता है कि एग्जीबिशन के लिए कैसी तैयारियां चल रही है। राई बताती है कि पापा हम पूरी तरीके से रेडी हैं, हमने अपनी सारी तैयारी कर ली है और हम है ना बस कल का इंतज़ार ही कर रहे हैं। पराग बोलता है कि मुझे पता है कल के एग्जीबिशन में है ना तुम लोग बहुत ज़्यादा कमाल करोगे, मुझे तुम लोगों पर पूरा भरोसा है। अनिल बताता है कि मेरी अपने क्लाइंट से बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि वो भी एग्जीबिशन में आ रहे हैं। उन्होंने ऐसा बोला है कि चिंता करने की बिल्कुल भी बात नहीं है, हमारी जो भी ज्वेलरी है ना वो लोग सारी खरीद लेंगे। राई बोलती है कि हमारे ऐसे भी क्लाइंट्स हैं क्या। अनिल बताता है कि हाँ। पराग बताता है कि हाँ श्रीनाथ जी की कृपा से हमारे ऐसे क्लाइंट्स भी हैं। मोरिबा बोलती है कि श्रीनाथ जी की कृपा तो है ही, साथ ही साथ पराग तेरी मेहनत भी है, तूने एक छोटी सी दुकान से इतने सारे शोरूम जो बना लिए। अनिल बताता है कि हाँ बा बिल्कुल ठीक बोल रही है, आज जो कुछ भी है ना मोटा भाई की मेहनत से है। पराग बोलता है कि बापूजी ने हमें इतना सब कुछ दिया, मैं तो बस उनका नाम रोशन करना चाहता था। मोटिबा बोलती है कि बच्चों पराग ने तो बिजनेस को बुलंदियों पर पहुंचा दिया है और आगे ले जाने का काम अब तुम लोगों का है। राजा बोलता है कि मोटिबा आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। राई बोलती है मुझे तो लगता है कि आधे काम तो है ना पापा का नाम लेते ही हो जाएंगे। प्रेम बोलता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा है, सब लोग पापा पर इतना भरोसा जो करते हैं, सब लोग आंख बंद करके है ना हमारी ज्वेलरी पर भरोसा जो करते हैं। पराग बोलता है कि ये भरोसा कमाने में है ना बरसों लग गए हैं। हमारे यहाँ चाहे हम अंगूठी बनाएं या फिर रानी हार बनाएं, लेकिन हम हीरे की क्वालिटी को पहले देखते हैं। ऐसा ज़रूर हो सकता है कि हमारी डिज़ाइंस है ना बाकी लोगों की डिज़ाइन से किसी को कम पसंद हो, लेकिन हमारी जो क्वालिटी है ना वो किसी से कम नहीं है, हमारी क्वालिटी बेस्ट है।
परी बोलती है कि मोटा पापा पापा मुझे कुछ कहना है। मुझे पता है मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं मन में नहीं रख पा रही। सब लोग परी को देख रहे होते हैं। परी बोलती है कि आई एम प्राउड ऑफ यू। राही बोलती है कि पापा आपने ये सब कुछ बता के है ना हमें और भी ज़्यादा चार्ज कर दिया है। प्रेम बोलता है कि कल का दिन तो रोक होगा। सब लोग काफ़ी खुश होते हैं। मीता यहाँ पर आती है और वो बोलती है कि हाँ। और बा बोलती है ना कि खीर खाने से दिन अच्छा होता है। तो चलो शुभ काम के लिए मैंने आज भी खीर बना ली है, कल भी बना दूंगी, आज भी खीर खा लेते हैं। कहती बोलती है कि ये माही और गौतम है ना दोनों बाहर नहीं आए हैं। मोटिवा बताती है कि वो बोल रहे थे उनकी तबीयत खराब है, वैसे माहौल अच्छा है, वो दोनों बाहर ना ही आए तो ही अच्छा होगा। इधर हम गौतम को देखते हैं, वो प्रेम के रूम के अंदर आ जाता है, वो बैग लेकर आता है। इसके बाद वो उस सेल के पास आ जाता है। यहीं पर हम प्रेम को देखते हैं, प्रेम राही को खीर खिला रहा होता है। राही बोलती है कि प्रेम एक मिनट, मुझे है ना कुछ पोस्टर चेक करके आने हैं। राही सीढ़ियों से ऊपर की तरफ आ रही होती है। इधर गौतम सेल को खोलने की कोशिश करता है। माही परेशान हो रही होती है, वो बोल रही होती है कि गौतम जी जब तक सब लोग हॉल में है ना हमारे पास तभी तक का टाइम है, आप प्लीज़ जल्दी कीजिए। गौतम बोलता है कि इस घर में है ना मैंने बहुत कुछ कमाया है, लेकिन मेरा सिर्फ एक बार ही है ना काफ़ी है। पराग कोठारी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है ना, जब उसको नकली ज्वेलरी के बारे में पता चलेगा ना, पराग कोठारी का सारा भरोसा है ना वो भाग जाएगा। वो मुझे पैसे क्या देगा, वो तो एग्जीबिशन की फ़ीस भी नहीं दे पाएगा। पराग कोठारी, प्रेम, राही, अंश, परी, राजा सब लोग चारों के चारों खाने चित, और वो मोटी बा भी। गौतम उस सेल को खोल रहा होता है। इधर हम देखते हैं राही अपने रूम के पास आ रही होती है। माही देखती है कि ये कहाँ से आ गई। माही सोचती है कि अगर हम पकड़े गए ना तो हमें अभी के अभी ये लोग घर से निकाल देंगे, मुझे ही कुछ करना होगा। माही सोचती है कि मैं क्या करूँ। इधर राही अपने रूम के पास आ जाती है, वो दरवाज़ा खोल लेती है। तभी माही चिल्लाती है तो राही माही की तरफ देखने लग जाती है। राही देखती है कि माही पर्स पर गिरी हुई है। इधर गौतम देखता है कि राही यहाँ पहुँच चुकी है। राही माही के पास आ जाती है। इधर गौतम सेल को खोल लेता है। राही बोल रही होती है कि माही तुम गिरी कैसे। माही बोलती है कि प्लीज़ मेरी कोई हेल्प करो। राही बोलती है कि माही मैं तुम्हारी हेल्प कैसे करूं। माही बोलती है कि आप मुझे खड़ा तो कर ही सकती है ना। राही बोलती है कि ठीक है। राही माही की हेल्प करती है। इधर हम गौतम को देखते हैं, गौतम ज्वेलरी को चेंज कर देता है। राही वहाँ से जाने लगती है। माही बोलती है कि आप मुझे यूँ पीठ दिखाकर नहीं जा सकती। तो राही माही की तरफ मुड़ती है और बोलती है कि तू क्या बोल रही है। इधर हम देखते हैं गौतम रूम से बाहर निकल जाता है। माही देख लेती है कि वो वहाँ से निकल गया है। माही बोलती है कि अब आप यहाँ से जा सकती हैं। राही बोलती है कि क्या। माही बोलती है कि आपने अपना फेस दिखा दिया ना, अब जाओ यहाँ से। माही बोलती है कि आप जाइए ना, मुझे आपसे बात नहीं करनी। राही बोलती है कि माही तू सच में पागल है। इसके बाद राही वहाँ से निकल जाती है। गौतम माही की तरफ इशारा करता है कि सारा काम हो चुका है। आगे हम पाकी को देखते हैं। ईशानी पाकी के पास आती है। ईशानी बोलती है कि मम्मा। इधर किंजल भी वहाँ पर आ जाती है। वो बोलती है कि पाकी। पाकी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। पाकी बोलती है कि क्या है। ईशू बोलती है कि फेस पैक है, आप इसे है ना दोस्ती का हाथ भी समझ सकती है। मम्मा मैं आपको हर्ट नहीं करना चाह रही थी। पाकी बार बार दिवाकर के पास कॉल करती है। किंजल बोलती है कि क्या हुआ। पाकी बोलती है कि दिवाकर का कॉल नहीं लग रहा। किंजल बोलती है कि पाखी तू हमारी बात को नहीं सुन रही थी, हमारी बात को नहीं मान रही थी, लेकिन वो आदमी है ना भरोसा करने के लायक ही नहीं है। उसने तुम्हें यूज किया और वहाँ से भाग गया। ईशू बोलती है कि मम्मा वो आदमी कभी आपसे प्यार करता ही नहीं था। पाकी को गुस्सा आता है। वो बोलती है कि तुम लोग चुप रहो। पाकी बोलती है कि कॉल ही तो नहीं लग रहा ना, हो सकता है कि फ़ोन की बैटरी डेड हो गई होगी, या फिर हो सकता है कि पेरेंट्स की कोई इमरजेंसी आ गई होगी, फ़ोन चोरी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो थोड़ी देर में यहाँ आ जाएगा। किंजल बोलती है पाखी ये सब कुछ तुम हमें बोल रही हो या फिर अपने आप से बोल रही हो। आगे हम राही को देखते हैं। वो अनु से वीडियो कॉल पर बात करती है। राही बोलती है कि अंकल जी के साथ बहुत बुरा हुआ। वैसे मम्मी मैंने भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है। अनु बोलती है कि तेरी बात अलग है। देख तू 6 साल की उम्र में थी तब तुझे तेरे मम्मी पापा मिले, यानी कि मैं और अनुज मिले। फिर मैं और अनुज अलग हो गए। तुझे कहाँ कहाँ रहना पड़ा, कभी अनाथ आश्रम में, कभी कहाँ। लेकिन इन नालायकों का क्या, इनके पास तो सब कुछ था ना, माता पिता का पैसा था, उन लोगों का प्यार था, घर था, सब कुछ था। लेकिन ये सब कुछ है ना सिर्फ लालच की वजह से कर रहे हैं। ये लालच ही है जिसकी वजह से उन्होंने अपनी माता पिता को अलग कर दिया, ऊपर से अपने पिता पर हाथ उठाया। ऐसा कौन करता है, अपने पिता को अधमरा करके सड़क पर छोड़ दिया। दूसरे लोग ही उनको हॉस्पिटल लेकर गए थे, और इनके बेटे हैं ना वो तो इनसे हॉस्पिटल में मिलने तक को नहीं आए। ऐसे नालायक बच्चों को तो है ना मार मार के ठीक करना चाहिए, या फिर है ना घर से ही बाहर निकाल देना चाहिए। रिश्तों की तो बात दूर है, इन्हें तो उम्र तक का भी लिहाज नहीं है। इनको ये नहीं पता कि माता पिता से बात कैसे करते हैं। सारे के सारे बेकार बच्चे। राई बोलती है कि मम्मी आप बेटी भी बहुत अच्छी है और माँ भी बहुत अच्छी है। आपने हमेशा हमें सही रास्तों पर चलना सिखाया है, लेकिन सही रास्ते पर चलना है या नहीं चलना है ये तो बच्चों की ही मनमानी होती है ना।
अनु बोलती है कि तू सही बोल रही है, लेकिन माँ बाप को है ना एक है ना वसीयत बनानी चाहिए। अगर माँ और बाप में से किसी एक को कुछ हो जाता है ना तो सारी प्रॉपर्टी दूसरे के नाम हो जाएगी, और उसके बाद ही वो सारी की सारी प्रॉपर्टी बच्चों के पास जाएगी, उससे पहले नहीं। ये माता पिता की ही गलती है जो माता पिता अपने मोह के अंदर सारा का सारा प्रॉपर्टी पैसा सब कुछ बच्चों के नाम कर देते हैं। उसके बाद यही बच्चे हैं ना माता पिता को पाई पाई के लिए तरसाते हैं। राही बोलती है कि मम्मी कानून में चेंज हुआ है, दी हुई प्रॉपर्टी वापस ली जा सकती है। अनु बोलती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कानून क्यों ही बने हैं? क्योंकि बच्चे जानबूझकर अपने माता पिता के साथ ऐसा करते हैं ना, लेकिन बच्चों को ही समझना चाहिए कि माता पिता का उन लोगों को ध्यान रखना होगा। ऐसे बच्चे कैसे हो सकते हैं जिन्हें माँ बाप का तो सब कुछ चाहिए लेकिन उनको माँ बाप ही नहीं चाहिए। अनु बहुत गुस्से में होती है, वो गुस्से में बात करते करते सब्जी काट रही होती है। तभी अनु के हाथ में चोट लग जाती है। राई बोलती है कि मम्मी प्लीज़ शांत हो जाइए, आपको ज़्यादा चोट लग जाएगी। राई अनु को समझाती है कि मम्मी आप अगर ऐसा गुस्सा करेंगी तो कैसे चलेगा। आपको है ना रविंद्र अंकल जी के लिए, बापू जी के लिए शांति से काम लेना होगा। अनु बोलती है कि राही तो ठीक बोल रही है, मैं बापूजी और उनके दोस्तों को बोलती हूँ कि आप लोग शांत रहो, लेकिन मैं खुद ऐसे गुस्सा करूँगी तो कैसे चलेगा। राही बोलती है कि मम्मी काश मैं आपके पास आ पाती, लेकिन मम्मी यहाँ पर एग्जीबिशन होने वाला है, एक बार एग्जीबिशन सक्सेसफुल हो गया ना तो फिर पापा सारे के सारे पैसे गौतम को लौटा देंगे और उसको घर से निकाल देंगे। मम्मी मुझे पता है आपको माही के लिए बुरा लग रहा है। अनु काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है। अनु बोलती है बुरा तो लग रहा है, लेकिन अभी अभी तूने बोला है ना कि मैं सिर्फ सही रास्ता दिखा सकती हूँ, रास्ते पर चलना है या नहीं चलना ये तो बच्चों की मर्जी है। तभी प्रेम राही को आवाज़ लगाता है। अनु बोलती है कि राही तू जा, मुझे पता है तुझे एग्जीबिशन के लिए बहुत ज़्यादा काम होगा और तुम्हें है ना एग्जीबिशन के लिए ऑल द बेस्ट। राही बोलती है कि मम्मी आपको अपने काम के लिए भी ऑल द बेस्ट। मम्मी मुझे पता है आप रविंद्र अंकल को है ना उनकी वाइफ से ज़रूर मिला दोगी, उनकी लाइफ में जो दूरी और दर्द है ना उसको आप मिटा देंगी, उनकी लव स्टोरी पूरी होगी। अनु बोलती है कि हाँ ये लव स्टोरी है ना ज़रूर पूरी होगी। आगे हम अनु को, बापूजी को और बापूजी के दोस्तों को देखते हैं। वो लोग रविंद्र के बेटे के घर के पास आ जाते हैं, वहाँ पर चुपके से सब कुछ देख रहे होते हैं। नासिर अपनी आस्तीन ऊपर कर रहा होता है। अनु बोलती है कि अंकल जी आप अपनी आस्तीन ऊपर क्यों कर रहे हैं। नासिर बोलता है कि देखो उससे है ना सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। अनु बोलती है कि अंकल जी मैंने बोला था ना कि हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे। उस कमीने ने भले भी कुछ भी किया हो, लेकिन हम है ना कुछ भी गलत नहीं करेंगे, मार पिटाई नहीं करेंगे। हम लोगों को है ना बस अपनी बातों से उनको डराना है। वैसे रविंद्र अंकल ने बताया था कि 9 बजे वो ऑफिस के लिए निकलता है। अनु और सब लोग वेट कर रहे होते हैं कि रविंद्र का बेटा बस घर से बाहर निकले। तभी रविंद्र का बेटा बाहर आ जाता है। अनु बोलती है कि इसकी शक्ल देखकर ऐसा नहीं लगता कि अपने माँ बाप के साथ मारपीट भी कर सकता है। बापूजी बोलते हैं कि ये है तो वही ना। अनु बताती है कि हाँ ये अर्जुन है, रविंद्र अंकल का बेटा, मैंने इसकी फ़ोटो देखी थी। अर्जुन की वाइफ वहाँ पर आ जाती है। अनु बताती है कि ये टीना है, अर्जुन की वाइफ है, ये दोनों है ना एक जैसे ही है, राम मिलाई जोड़ी। अर्जुन ऑफिस के लिए निकल जाता है। अनु बोलती है कि हम लोग एक बार छुप जाते हैं। अर्जुन जैसे ही वहाँ से चला जाता है तो अनु धीरज और नासिर अंकल को बोलती है कि आप दोनों जाकर अपना काम कीजिएगा और हाँ हाथ मत उठाना। अनु और बापूजी वहीं पर वेट करते हैं। अनु बोलती है कि बापूजी हम लोगों को बस टीना के जाने का इंतज़ार है, अंकल जी ने बताया था ये अपनी सहेलियों से मिलने के लिए जाती है। बापूजी बोलती है कि जहाँ भी जाना है बस ये जल्दी से चली जाए। धीरज और नासिर दोनों अर्जुन का पीछा कर रहे होते हैं। इधर अनु देखती है कि टीना बाहर आ गई है। अनु देखती है कि यहाँ पर पुलिस वाला भी खड़ा है। अनु बोलती है कि बापूजी पुलिस। बापूजी और अनु फिर से चुप जाते हैं। बापूजी बोलते हैं कि लेकिन हम पुलिस वाले से डर क्यों रहे हैं, चुप क्यों रहे हैं। अनु बोलती है कि अगर पुलिस वाला देखेगा कि हम दोनों ताक झाँक कर रहे हैं तो हमसे हज़ारों सवाल पूछेगा, वो भी टीना के सामने। अनु देखती है कि पुलिस वाला चला गया है। अनु और बाबूजी फिर से पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। इधर टीना वहां से चली जाती है। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे अनु और बापूजी दोनों रविंद्र के घर पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर ये दोनों रविंद्र की वाइफ मनप्रीत से मिलते हैं। मनप्रीत बता रही होती है कि मैं इस घर से बाहर नहीं जा सकती, अगर मैं यहाँ से बाहर गई ना तो मेरा बेटा और बहू मुझे नहीं छोड़ेंगे। अनु और बापूजी सोचते हैं कि हमें कुछ और ही करना होगा। इधर हम धीरज और नासिर को देखते हैं। वो रविंद्र के बेटे अर्जुन को डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी से नहीं डरता। इधर हम देखते हैं अनु बापूजी सब लोग रविंद्र के पास वापस पहुंच जाते हैं। बता रहे होते हैं कि आज तो है ना कुछ भी काम नहीं बना, लेकिन हमें कुछ नया ही आइडिया निकालना होगा। रविंद्र बताता है कि उन लोगों को है ना पैसों से बहुत ज़्यादा प्यार है। अनु सोचती है कि हमें फिर ऐसा ही कुछ करना होगा। अनु बाबूजी को बोलती है कि हम दोनों है ना अपना हुलिया बदल कर वहाँ पर जाएंगे, हम ऐसे बनकर जाएंगे कि हम दोनों बहुत ज़्यादा अमीर हैं।
बापूजी बोलते हैं कि हाँ, तू ठीक बोल रही है। अनु और बापूजी अपना हुलिया बदल कर दोनों ही अर्जुन के घर के पास पहुंच जाते हैं। अर्जुन जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो अपने सामने अनु और बापूजी को देखता है। वो बोलता है कि आप कौन हैं? अनु बताती है कि मैं तो अनु हूँ और ये मेरे बापूजी हैं, हरदीप सिंह जी। अनु ये भी बोलती है कि हम बहुत ज़्यादा अमीर है। अनु बता रही होती है कि मेरे डैडी जी है ना, वो मनप्रीत बुआ के चचेरे भाई हैं। यहाँ पर हम देखते हैं अर्जुन और उसकी वाइफ टीना काफ़ी ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। बापूजी बोलते हैं कि मैं धनवान हूँ। इधर अनु बोलती है कि ये रिचेस्ट मैन है दुबई के अंदर और यहाँ पर वापस आए हैं कुछ दिनों के रहने के लिए। यहाँ पर टीना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो अर्जुन को बोलती है कि इन्हें है ना, हम हमारे साथ हमारे घर में ही रख लेते हैं। इधर हम मनप्रीत को देखते हैं, वो घर में झाड़ू पोछा कर रही होती है। अनु जैसे ही मनप्रीत की ऐसी हालत दिखती है तो उसको बुरा लगता है। बापूजी को भी ये सब कुछ देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यहीं पर हम देखते हैं अनु ने ठान लिया होता है कि वो जैसे तैसे करके रविंदर और उसकी वाइफ को ज़रूर मिलवाएगी और रविंदर के बेटे को अच्छा सबक सिखाएगी। सो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपको अपडेट जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।